अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे इस लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ये उर्दू मीडियम के लिए लेक्चर है, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अच्छा बच्चे, सबसे पहले हम देखेंगे एमसीक्यूज, फिर शॉर्ट और लॉन्ग देखें। बच्चे जो एमसीक्यूज शॉर्ट और लॉन्ग है ये एक्सरसाइज के भी आप अच्छे तरीके से कर लेंगे तो पासिंग मार्क्स से बहुत अच्छे मार्क्स आप ले सकते हैं। अप टू 40 मार्क्स आप सुकून से ले सकते हैं बायोलॉजी के, ठीक है ना। क्योंकि इसके सारे जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन वो एमसी और एमसीक्यू वो एक्सरसाइज से नहीं आते, लेकिन अक्सर आ भी जाते हैं, ठीक है। तो आप इनको अच्छे तरीके से किया करें तो इनमें से काफ़ी आ जाते हैं। सबसे पहले हम करेंगे एमसीक्यूज। तनफ्फुस से क्या मुराद है बेटा जी? तनफ्फुस, अब ये यहाँ पे मौजूद डेफिनेशंस पढ़ें आप। तवानाई खारिज करने के लिए कार्बन हाइड्रोजन का बांड का टूटना। देखें बच्चे, जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बांड का आ गया तो ये इसका मतलब है ये सेलुलर रेस्पिरेशन की तारीफ है, ये तनफ्फुस की नहीं है। तनफ्फुस हम बोलते हैं ब्रीदिंग को, सांस लेने को, ठीक है। दूसरा है जिस्मानी हरकत जो हवा को जिस्म के अंदर और बाहर ले जाती हैं, बिल्कुल यही है, ठीक है ना। यानी कि हम कुछ जिस्मानी हरकत करते हैं, सांस अंदर खींचते हैं और सांस बाहर निकालते हैं, ठीक है। तीसरा है बेटा जी हवा से ऑक्सीजन लेना और जिस्म की कार्बन डाइऑक्साइड निकालना। ये है गैसों के तबादले की डेफिनेशन, गैसियस एक्सचेंज की। हमने पहले लेक्चर में ये सारा कुछ पढ़ लिया था डिटेल से। ये बोर्ड वाले की बड़ी फेवरेट है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज देता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन ये भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी गैस है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये गैसों का तबादला है, ये दो गैसें इनका तबादला हो रहा है, ठीक है। तो इसके जो सही आंसर है वो है बी, ठीक है। तो उसके बाद है बच्चे, लेरक्स से गुजरने के बाद फौरन हवा कौन सा रास्ता इख्तियार करती है? तो लेरक्स से गुजरने के बाद बच्चे हवा जाएगी ट्रेकिया में, ठीक है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ये लेरक्स है बच्चे, ठीक है। और उसके बाद फौरन ये जो सी टाइप के ये घेरे बने हुए हैं ये ट्रेकिया है, ठीक है। ये हमारी ट्रेकिया, तो ट्रेकिया में हवा है जो वो पहुंचेगी। उसके बाद बच्चे तीसरा है एल्वियोलाई क्यों ब्लड कैपिलरी से घिरे होते हैं? तो जो एल्वियोलाई है, आपको पता है कि एल्वियोलाई में गैसों का तबादला होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि गैसों का तबादला फेफड़ों में कहाँ होता है? ब्रोंक्यूल्स में होता है, ट्रेकिया में होता है, ब्रोंकाई में होता है, कहाँ होता है? ये एल्वियोलाई में, तो एल्वियोलाई में होता है, ठीक है। अच्छा, तो एल्वियोलाई क्यों ब्लड कैपिलरी से घिरे होते हैं? पानी जज़ब करने के लिए, म्यूकस पैदा करने के लिए, गैसों के तबादले के लिए, गर्द के ज़रात पकड़ने के लिए। गर्द वगैरह के ज़रात तो पकड़ लिए जाते हैं शुरू में ही नाक में और ट्रेकिया वगैरह में, तो ये गैसों के तबादले के लिए होता है, ठीक है। तो गैसों का तबादला यहाँ पे होता है। उसके बाद एल्वियोलाई की कौन सी खसूसियत गैसों के तबादले के लिए उनकी मदद करती है? तो जो उसकी नमदार सतह है, मोइस्ट सरफेस है, वो इसकी मदद करती है। और किस अमल से तनफ्फुस के दौरान फेफड़ों का हुजम बढ़ जाता है? देखें बच्चे, फेफड़ों का हुजम बढ़ता है, ये डेफिनेशन किस चीज़ की है? तो आपको पता है कि ये इनहेलेशन की डेफिनेशन है, ठीक है ना, सांस अंदर लेकर जाना, जिसको हमने इंस्पिरेशन बोला। तो यहाँ पे इंस्पिरेशन में होता क्या है कि ये फेफड़ों का हुजम कब फैलता है, सीने के खला का हुजम कब फैलता है? तब फैलता है जब इंटरकोस्टल मसल और जो डायाफ्राम है एक ही वक्त में सिकुड़ते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायाफ्राम फैल रहा है, ट्रेकिया का बंद हो जाना, ट्रेकिया तो बंद ही नहीं होती कभी भी, इसमें सी शेप का कार्टिलेज होता है। एल्वियोलाई की दीवारों का सख्त हो जाना वैसे ही कोई बीमारी है, ठीक है। तो इंटरकोस्टल मसल्स का सिकुड़ना, ठीक है। तो इंटरकोस्टल मसल सिकुड़ेंगे, उसी वक्त डायाफ्राम भी सिकुड़ेगा। यहाँ पे लिखा है डायाफ्राम फैल रहा है, यानी कि रिलैक्स कर रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा। तो इंटरकोस्टल मसल वाला करेक्ट हो जाएगा बी। अच्छा बेटा जी, सांस के जरिए अंदर आने वाली हवा में 21% ऑक्सीजन होती है, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो और बाहर निकलने वाली हवा में कितनी ऑक्सीजन होती है? तो वो 16% होती है। ये देखें आप, ये यहाँ पे तनफ्फुस की शरह पे बेटा जी, ये देखें, ये मैंने एमसीक्यू जब करवाए थे तो मैंने ये साथ साथ बताया था आपको बड़ी डिटेल में हर लेक्चर। ये देखें आप, लगे हुए हैं सब पे, ये सब मैंने अपलोड किए हुए हैं। अच्छा बच्चे, मतदार आलम में से कौन सा अंसर इंसान में तनफ्फुस की रफ्तार को कंट्रोल करता है? अब बच्चे आप देख सकते हैं कि जो खून में कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार है उसके लिए जो हमारे दिमाग में रेस्पिरेटरी सेंटर होते हैं वो हसास होते हैं। जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो जो खून में जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है, सेलुलर रेस्पिरेशन ज्यादा होती है, कार्बन हाइड्रोजन के बांड टूटते हैं, तो जो है ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। जब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है तो ये सांस लेने और बाहर निकालने का अमल जो है वो तेज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि दिमाग में मौजूद रेस्पिरेटरी सेंटर खून में कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा मकदार को महसूस करते हैं और इसकी वजह से रिब्स के मसल और डायाफ्राम को तेज रफ्तार से पैगाम पहुंचता है और जो तनफ्फुस की रफ्तार है वो 30 से 40 मरतबा 1 मिनट में पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये तनफ्फुस की रफ्तार को कंट्रोल करता है कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। खून में कौन सी बीमारी में एल्वियोलाई की दीवारें टूट जाती हैं? तो ये ना नमूनिया में होता है, ना ब्रोंकाइटिस में होता है, ये इसमें सोजिश होती है,
ठीक है, न्यूमोनिया में पस वगैरह आती है, दमा एक किस्म की एलर्जी है, तो जो एम्फीसीमा है इसमें जो दीवारें हैं वो टूट जाती हैं, ये एक खास अलामत है एम्फीसीमा की। ठीक है, स्मोकिंग किस तरह कैंसर का बायस बनती है? तो बच्चे आपने सिर्फ कैंसर की डेफिनेशन याद रखनी है कि कैंसर क्या होता है। मैंने बताया भी था पिछले लेक्चर में कि जो सेल डिवीजन है वो बेकाबू हो जाती है, जो सेल की तकसीम है, सेल की बेकाबू तकसीम को हम क्या बोलते हैं बेटा? कैंसर बोलते हैं। ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं, यानी कि कैंसर से मुराद है जिस्म के किसी हिस्से में सेल्स की तादाद में बेकाबू इजाफा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कैंसर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है बेटा जी, सिगरेट में मौजूद कौन सा केमिकल आदी बना सकता है? कौन सा केमिकल आपको आदी बना सकता है, एडिक्टिव बना सकता है? तो वो निकोटीन है। ठीक है, निकोटीन क्या है? जब आप लेते हैं तो ये दिमाग में डोपामीन एक हार्मोन होता है, वो खुशी का हार्मोन है, वो उसकी केमिस्ट्री को चेंज करती है निकोटीन। तो उसकी वजह से क्या होता है कि दिमाग को एक आदत बन जाती है, भाई निकोटीन लो, अब खुशी मिलेगी, अब खुशी मिलेगी, तो दिमाग का जो है वो सत्यानाश हो जाता है। ठीक है, तो आदी बना सकती है, लत लग जाती है इसकी, एडिक्टिव बना सकती है, वो है निकोटीन। उसके बाद बेटा मुख्तसर सवाल जल्द से जल्द लेते हैं, गैसों के तबादले और तनफ्फुस में फ़र्क बयान करें। चलते हैं पहले लेक्चर में, गैसों का तबादला और तनफ्फुस। ठीक है, तो ये तनफ्फुस की तारीफ है बच्चे आपके सामने। ठीक है, तनफ्फुस ब्रीदिंग को बोलते हैं। तनफ्फुस वो अमल है जिसमें जानवर हवा को अपने जिस्म के अंदर ले जाते हैं और बाहर निकालते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि ये हवा से ऑक्सीजन हासिल करने और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करने के लिए किया जाता है। बस इसकी आपने ये डेफिनेशन लिखनी है, 1.5 लाइन वाली। ठीक है, उसके बाद उसने जो पूछी है बच्चे, उसने जो दूसरी डेफिनेशन कौन सी पूछी है? उसने डेफिनेशन पूछी है तनफ्फुस में और, अच्छा, तनफ्फुस में और गैसों के तबादले में फ़र्क बयान करें। ठीक है, तो ये गैसों का तबादले की तारीफ हो गई। गैसों का तबादला क्या है? ये गैसों का, देखिए बच्चे, लफ्ज गैसों से आप समझ जाएं कि गैसों की बात हो रही है। तो आज दो ही गैसें हैं जो सांस लेने के अमल के दौरान होती हैं। एक ऑक्सीजन हम लेकर जाते हैं फेफड़ों के अंदर, और फेफड़ों से हम लेकर आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, तो ये गैसों के तबादले की डेफिनेशन ये यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखें आप, ये वाली। ठीक है, तो गैसों का तबादला, गैसियस एक्सचेंज वो अमल है जिसमें जो सांस के जरिए जो है अंदर ली गई हवा जो है, अंदर ली गई हवा फेफड़ों में मौजूद ऑक्सीजन, सांस के लिए अंदर ली गई हवा में फेफड़ों में मौजूद ऑक्सीजन खून में चली जाती है, और खून से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलने वाली हवा में चली जाती है। ठीक है, तो ये क्या है बच्चे? ये सेल उसकी डेफिनेशन है गैसों के तबादले की। ठीक है, तो ये तनफ्फुस की तारीफ है, सिर्फ सांस लेने का अमल। ठीक है, और ये गैसों के तबादले की डेफिनेशन है। उसके बाद बेटा ये दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है तनफ्फुस और सेलुलर रेस्पिरेशन में। तनफ्फुस की डेफिनेशन आपने कर ली है। ठीक है, अभी मैंने बताई है ये वाली डेफिनेशन। और सेलुलर रेस्पिरेशन की क्या है? ये सेलुलर रेस्पिरेशन की तारीफ है। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन की तारीफ ये मैंने लेक्चर में डिटेल से दिया था। अच्छा, सेलुलर रेस्पिरेशन की क्या तारीफ है? अच्छा, ये सेलुलर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या है कि एक केमियाई अमल है। ये एक तनफ्फुस एक फिजिकल अमल है, तबई अमल है, जिसमें आपके जिस्म के मुख्तलिफ पार्ट्स हिस्सा लेते हैं, जिस्म के हिस्से। और रेस्पिरेशन एक केमियाई अमल है। ठीक है, इसमें जो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड है वो टूटते हैं। ठीक है, तो ये आपको फर्क आना चाहिए इसमें। तो ये आप शुरू में आएंगे, ये सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है बच्चे। ये आपको, ये वो अमल है जिसमें जो सेल्स हैं खुराक में, यानी कि हम ग्लूकोज की सूरत में खुराक लेते हैं, खुराक की ऑक्सीडेशन करते हैं और तवानाई हासिल करते हैं। ठीक है ना, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड टूटते हैं। तो ये जो खुराक की ऑक्सीडेशन करते हैं, तो ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में करते हैं। तो इस मकसद के लिए जानवरों को क्या करना पड़ता है? ऑक्सीजन अपने सेल्स तक पहुंचानी पड़ती है और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड निकालनी पड़ती है। तो ये क्या है? ये यहां तक हो गई सेलुलर रेस्पिरेशन की तारीफ। ये नीचे भी लिखी हुई है इस डायग्राम में भी। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है कि खुराक की ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, यानी कि खुराक में मौजूद कार्बन हाइड्रोजन के जो बॉन्ड है बेटा, उनको तोड़ा जाता है। उसके बाद है जी, ट्रेकिया ब्रोनकाई की दीवारों में मौजूद कार्टिलेज क्या काम करता है? तो ट्रेकिया और ब्रोनकाई की दीवारों में मौजूद कार्टिलेज होता है, आपको पता है। ठीक है, ये क्या काम करता है? आपको ये भी पता है कि म्यूकस वगैरह पैदा करता है और सॉरी, ये उसको रोकता है, सुकड़ने से रोकता है, कोलैप्स होने से। तो बेटे यहाँ पे आप आएंगे जब सवाल नंबर 15 पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको म्यूकस का फंक्शन भी मिलेगा और कार्टिलेज का फर्क भी मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से आपने लिखना है कि जो ट्रेकिया की दीवार में सी शक्ल के कार्टिलेज लगे होते हैं, जबकि ब्रोनकाई की दीवारों में प्लेट जैसे कार्टिलेज होते हैं। ये कार्टिलेज क्या काम करता है? ट्रेकिया और ब्रोनकाई को सुकड़ जाने
से बचाते हैं यहाँ तक इनके अंदर हवा मौजूद ना भी हो। अगरचे इनके अंदर हवा ना भी मौजूद हो ट्रेकिया के अंदर, इसके अंदर, तो इसको भी क्या है, ये सुकड़ने से बचाता है ताकि ये सुकड़ ना जाए। ठीक है, तो ये इसका जवाब था सफा नंबर 15 पे। उसके बाद बेटा जी आराम और काम के वक्त इंसान में तनफ्फुस की औसत रफ्तार क्या है। ठीक है, तो बिल्कुल आपने इसका सिंपल सा जवाब ये लिख देना है, तनफ्फुस की शरह वाले में से आया है। इंसान में नॉर्मल हालात यानी आराम के वक्त सांस लेने की रफ्तार 16 से 20 मरतबा फी मिनट है। ठीक है, तो और जो लेकिन मुशक्कत या सख्त काम के दौरान मसल ज्यादा सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इस तरह इन तनफ्फुस की रफ्तार 30 से 40 मिनट तक बढ़ जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक आपने लिख देना है, ये नॉर्मल का हो गया, और फिर यानी कि ये नॉर्मल का हो गया है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक, और फिर ये आगे ये मुशक्कत वाला काम जब आपने करना है तो यहाँ तक आपने लिखना है, और फिर एंड वाली ये छोटी सी लाइन उठाकर लिख देनी है। तो तनफ्फुस की रफ्तार जब आप काम करेंगे, सिंपली ये है कि जब आप आराम करेंगे तो 16 से 20 मरतबा आप सांस लेंगे 1 मिनट में। इस तरह जब आप हैवी काम करेंगे कोई, तो आप 30 से 40 मरतबा फी मिनट में सांस लेंगे। ठीक है, तो ये आपने इसका जवाब लिख देना है। उसके बाद है बेटा जी एल्वियोलाई के साथ कैसे गैसों के ज्यादा तबादले को बायस बनती है, ज्यादा तबादले का, यानी कि एल्वियोलाई की साख्त कैसे गैसों के ज्यादा तबादले का बायस बनती है। तो एल्वियोलाई को आपको पता है कि उसका स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे तो आपको उसकी समझ लग जाएगी। चलें बच्चे, उसने पूछा है कि किस तरह जो एल्वियोलाई की साख्त है वो मदद करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एल्वियोलाई के बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इससे पहले एल्वियोलाई की ये आप इसको सवाल को समझने की कोशिश करें, ये यहाँ पे इसकी साख्त भी दिखाई गई थी ये एल्वियोलाई की। ठीक है, तो आपको पता है कि ये एल्वियोलाई के कितनी ब्लड कैपिलरीज हैं। ठीक है, किस तरह ये वेन्यूल, आर्ट्रियोल्स और कैपिलरीज के जरिए घिरा हुआ है। तो ये जो कैपिलरीज हैं ये एक इनको लार्ज जो है सरफेस एरिया, सतही रकबा फराहम करती हैं। ठीक है, तो इनकी वजह से क्या है, ये गैसों के तबादले में इसको मदद मिलती है। ठीक है, गैसों के तबादले में एल्वियोलाई क्या है, हेल्प करती हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे एल्वियोलाई, यहाँ पे आप लिखेंगे कि एल्वियोलाई, यहाँ से लिखना है एल्वियोलस की दीवारें बहुत बारीक होती हैं, इसके गिर्द ब्लड कैपिलरीज लिपटी होती हैं, मैंने अभी आपको दिखाया है। हवा जब एल्वियोलाई में पहुंचती है तो इसमें से ऑक्सीजन खून में दाखिल हो जाती है और खून से कार्बन डाइऑक्साइड हवा में आ जाती है। तो आगे आपने थोड़ा सा ये अपने पास लिखना है, ये माना मैंने आपको लिख दिया है कि जो एल्वियोलाई का वसी सतही रकबा गैसों के तबादले में उनकी मदद करता है। ठीक है, तो गैसों के तबादले में जो एल्वियोलाई का वसी सतही रकबा है वो मदद करता है। वसी सतही रकबा कौन सा है कि वहां पे ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं और वहां पे वेन्यूल्स, आर्ट्रियोल्स आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो यहाँ पे वहां पे क्या है, गैसों के तबादले में क्या है, मदद मिलती है। तो एल्वियोलाई का वसी सतही रकबा जो है, लार्ज सरफेस एरिया है, वो गैसों के तबादले में मदद करता है। ये चीज आप अपनी किताब पर लिख लें। ठीक है, तो ये सवाल की चाहे आप आगे लिख लें, मैं वही सवाल पे आगे भी आपको लिख देता हूँ, या यही अपनी बुक पे लिख लें। ठीक है, तो ये आपके लिए ये बेहतर रहेगा। ये देखें बच्चे, मैंने ये सवाल के आगे लिख लिए हैं, तो आप अच्छा आप इतना भी जवाब लिख दें ना, ये काफी है। जितना मैंने लिख कर दिया ना आपको कि एल्वियोलाई का वसी सतही रकबा गैसों के तबादले में मदद करता है, तो ये भी काफी है। बस अब वहां पे उसने यही लिखा है कि जो एल्वियोलाई हैं वहां उनके गिर्द जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से जो सतही रकबा है वो बढ़ जाता है और एल्वियोलाई का ये वसी सतही रकबा गैसों के तबादले में मदद करता है। आप इतना लिख दीजिएगा। तो उसके बाद बच्चे ब्रोंकाइटिस की अलामात, वजूहात और इलाज की फहरिस्त बनाएं। आपने, मैंने ये पढ़ाया था, मैंने बताया था इनकी सब चीजें इंपॉर्टेंट है, अलामात भी लिखनी है, वजूहात भी लिखनी है और इलाज भी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्रोंकाइटिस है। ठीक है, ये वजूहात हैं, वायरस या बैक्टीरिया से होने वाला इन्फेक्शन है। ठीक है, और सोजिश पैदा करने वाले केमिकल हैं, इन्फ्लेमेटरी जो केमिकल्स होते हैं, तंबाकू का धुआं। तो ये वजूहात हो गई। उस बंदे में अलामात कौन सी होंगी जिसको ब्रोंकाइटिस होगा, उसको खांसी आएगी, सांस में हल्की हल्की खरखराहट होगी, बुखार लगेगा, सर्दी लगेगी और सांस की तंगी होगी। इसका इलाज क्या है? ठीक है, अब इसका इलाज है, तो ये बीमारियों से लाजमी बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अद्वियात खांसी खत्म करने वाली ताकि सांस लेने में आसानी हो। एंटीबायोटिक्स, अगर तो बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हुआ तो एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे, अगर वायरस की वजह से हुआ है तो एंटीवायरल अद्वियात यूज करेंगे। एंटीबायोटिक्स, एंटी मतलब मारना बायोटिक बैक्टीरिया को, एंटीवायरल, एंटी मतलब मारना, वायरल मतलब वायरसेस को। ठीक है, तो ये ना हो कि आप एंटीबायोटिक्स खाते रहें और आपको जो अलामात हैं वो उसकी वजह से आ रही हो, वायरस की वजह से। तो जब ये किसी वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होगा तो आप एंटीवायरल यूज करेंगे। जलन पैदा करने वाली चीजों मतलब धुआं और आलूदगी वगैरह से बचना। तो ये अलामात, वजूहात और इलाज हो गया ब्रोंकाइटिस का।
उसके बाद अगला जो है बच्चे एम्फीसीमा की अलामात और इलाज बताएं। एम्फीसीमा की अलामात और इलाज बताएं। ये दूसरी जो बीमारी है ये एम्फीसीमा है, ठीक है। ये उसकी अलामात है बेटा और ये इलाज लिखना है। अलामात क्या है? सांस की तंगी है क्योंकि एल्वियोलाई की दीवारें जो हैं वो टूट जाती हैं, ठीक है। तो उसके बाद देरीना खांसी है म्यूकस के साथ, ये क्रोनिक कफ यानी कि जो बहुत लंबे अरसे तक चलती है। सांस में खरखराहट है, वीजिंग और सीने की जकड़न है, चेस्ट टाइटनेस है, ठीक है। और इलाज क्या है कि खांसी कम करने वाली और सांस की तंगी से आराम की दवाइयात। एम्फीसीमा का मुकम्मल इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका, अभी तक दस्तयाब नहीं है, ठीक है। उसके बाद है जी 8वां, कार्सिनोजिन्स क्या है? तो ऐसे केमिकल जो कैंसर का सबब बनते हैं। कार्सिनो मतलब कैंसर, ठीक है। ऐसे एजेंट्स चाहे वो रेडिएशंस हो, चाहे वो केमिकल्स हो, चाहे वो तंबाकू का धुआं हो, चाहे कोई भी चीज हो, अगर कोई चीज कैंसर का सबब बनेगी तो उसे हम कार्सिनोजिन कहेंगे। ये उसकी तारीफ हो गई। सिगरेट में मौजूद कोई से 2 कार्सिनोजिन के नाम लिखें। अभी ये हमने पढ़ा है स्मोकिंग के असरात, ठीक है। स्मोकिंग के बुरे असरात तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। कार्सिनोजिन का मैं बताता हूँ आपको और कार्सिनोजिन्स का भी। ये देखें बच्चे, यहाँ पे आप देखें, ये आपको उसने यही पूछा है कि कार्सिनोजिन से क्या मुराद है। तो कार्सिनोजिन्स की ये डब्बे में डेफिनेशन लिखी हुई है, ये ब्रैकेट में, सॉरी, ठीक है। तो इंसान में कैंसर करने वाले केमिकल्स को हम कार्सिनोजिन्स कहते हैं। इतना आप लिख लीजिएगा ना, मार्कर से हेडिंग दीजिएगा कार्सिनोजिन्स की, और इंसान में कैंसर पैदा करने वाले केमिकल्स को कार्सिनोजिन्स कहते हैं। बस इतनी सी डेफिनेशन है। और 2 मसाले दें कार्सिनोजिन्स की, तो एक टार है, एक बेंजीन है। ये दोनों क्या है? कार्सिनोजिन्स हैं, ठीक है। तो बाकी ये लेक्चर में मैंने बताया है बड़े अच्छे तरीके से। 69 जो होते हैं वो कार्सिनोजिन्स होते हैं। 2 के नाम ये हैं, टार और बेंजीन, और 4000 से ज्यादा केमिकल्स होते हैं बच्चे। ये आप लेक्चर लाजमी लीजिएगा, तमाम आपके लिए ये बड़े मुफीद साबित होंगे बोर्ड के, जो क्योंकि इसमें सिर्फ शॉर्ट और एमसीक्यूज आने हैं चैप्टर में से। उसके बाद बच्चे इस टेबल को हल करें। अंदर दाखिल होने वाली हवा में ऑक्सीजन 21% है, तो बाहर खारिज होने वाली हवा में कितनी? ये देखें, अभी एमसीक्यूज भी आया था। ये देखें, बाहर खारिज होने वाली हवा में ये 16% है, ठीक है। तो ये वो डब्बा ही है जो उठाया हुआ है इन्होंने। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर दाखिल होने वाली हवा में कितनी है और बाहर? बाहर जो खारिज होती है उसमें तो ज्यादा है, ठीक है ना। तो फिर जो अंदर खारिज हो, अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जा रहे हैं वो कम ही होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से निकाला जाता है, लेकर नहीं जाया जाता। तो बहुत कम मिकदार है, 0.04%, ठीक है। 0.04%। ये देखें बच्चे, ये ना डब्बे से ही आए हैं सारे, ये आप देख सकते हैं। इन्होंने ना यहां से ही ये देखें, ये तनफुस की शरह वाला जो है ना, ये देखें 21% है और 16% है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो हम अंदर हवा लेकर जाते हैं वो 0.04% है, बहुत कम है। जो बाहर खारिज करते हैं उसमें काफी ज्यादा है, 4% है। और नाइट्रोजन की मकदार जो है बच्चे वो बराबर ही है। तो मैंने आपको बताया था कि ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नाइट्रोजन की 79% है। अब देखें बच्चे, आगे आ रहे हैं तफसीली सवालात। तो आप ये है कि लॉन्ग तो आना नहीं है, लेकिन ये शॉर्ट में आ जाते हैं, ठीक है। तो इनको आप कर लें। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के मराहल बयान करें। तो ये बड़े अच्छे तरीके से मैंने ये लेक्चर दिया हुआ है बच्चे, लेक्चर्स आप देख सकते हैं। ये देखें, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के मराहल, ठीक है, तनाफुस का अमल। तो इनहेलेशन में क्या होता है कि हवा को फेफड़ों में लेकर जाते हैं, इन करते हैं, ठीक है, और एक्सहेलेशन में आउट करते हैं। तो मराहल कौन से हैं कि इंटरकोस्टल मसल सुकड़ते हैं और एक्सहेलेशन में उसके उल्ट होता है कि इंटरकोस्टल मसल फैलते हैं। इसमें पसलियां जो हैं वो फैल जाती हैं, इसकी तरफ पसलियां जो हैं अंदर की तरफ दबती हैं, ठीक है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर एक एक का पूछा जा सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है ना। तो ये लॉन्ग तो है, लॉन्ग भी इतना की है, लेकिन लॉन्ग नहीं आना तो ये शॉर्ट आ जाना आपको, ठीक है। और इनहेलेशन में जब पसलियां इंटरकोस्टल मसल सुकड़ते हैं तो डायाफ्राम भी सुकड़ता है, और यहाँ पे इंटरकोस्टल मसल फैलते हैं तो डायाफ्राम भी फैलता है। तो ये दोनों उल्ट काम हो रहे हैं। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है इंटरकोस्टल मसल की और डायाफ्राम की, यहाँ पे डायाफ्राम की इंटरकोस्टल मसल की रिलैक्सेशन हो रही है। तो यहाँ पे सीने का जो हुजम है वो बढ़ जाता है, अंदर हवा का दबाव कम हो जाता है, बाहर की हवा फेफड़ों में दाखिल होती है। यहाँ पे जो है अंदर का दबाव बढ़ जाता है और सीने की हवा बाहर निकल जाती है। तो ये क्या है? मराहल है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ जाते हैं। इंसान में हवा के रास्तों के मुख्तलिफ हिस्सों पर मुख्तसर नोट लिखें। अब ये है तो लॉन्ग, लेकिन मैंने आपको शुरू में बताया था कि हवा के रास्तों के नाम ही आपसे पूछ लेता है शॉर्ट क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चे, तो आपने अच्छे तरीके से इसको करना है।
तो नाम आपने लिख देने हैं बस सीधा सीधा। नॉस्ट्रल नाक से हवा आ जाएगी नेजल कैविटी में, ये दूसरा है। तीसरा कहाँ है बेटा, उसके बाद जाएगी हवा फेरिंक्स में जाएगी, ठीक है, फिर हवा लेरिंक्स में जाएगी, फिर ट्रेकिया में जाएगी, फिर ब्रोनकाई में जाएगी, फिर ब्रोनक्यूल। सिर्फ नाम लिखने हैं, चाहे ना आप इधर मिसाल के तौर पर ब्रोनक्यूल लिखा है तो इधर इस तरह का तीर लगाकर आगे फिर आप लिख दीजिएगा ब्रोनकाई के बाद कहाँ जाती है बच्चे, एल्वियोलाई में। ब्रोनकाई के बाद ब्रोनक्यूल्स में, और उसके बाद कहाँ जाती है, एल्वियोलाई में, ठीक है। तो यहाँ पे गैसों का तबादला होता है। तो ये आपने जो 6-7 स्टेप है ना, ये आपने लिखने हैं, सिर्फ नाम लिखने हैं, नाम लिखने के 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये एमसीक्यूज भी आ जाता है कि हवा के रास्ते के दुरुस्त रास्ते की निशानदेही करें। तो जो गलत एमसीक्यूज होते हैं उसमें तो वो ये दे देता है, पहले फेरिंक्स दे देता है, फिर नोस्ट्रल दे देता है, नेजल कैविटी। जो सही रास्ता होगा वो आपने तरतीब वाइज देखना है कि हवा किस तरह जा रही है, जो मैंने अभी आपको बता दिया है। उसके बाद है बेटा जी ब्रोंकस ट्रेकिया एल्वियोलाई के अफ़आल और मकामात को बयान करें, ठीक है। ब्रोंकस ट्रेकिया और एल्वियोलाई के अफ़आल और मकामात को, तो ये वही हवा वाले रास्ते में से ही है। ये देखें बच्चे यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। तो ये ट्रेकिया और ब्रोनकाई है। तो ट्रेकिया हवा की नाली है जो तकरीबन 12 सेंटीमीटर लंबी है, ये लेरिंक्स के साथ जुड़ी है, 2 शाखों पर खत्म होती है। तो ये छोटे छोटे हैं, आपने इसको लिख देना, ठीक है। तो ये जहाँ पे 2 शाखों पर खत्म होती है इनको हम ब्रोंकाई कहते हैं, एक होगा तो उसको ब्रोंकस बोलेंगे। ये देखें बच्चे, ये जो ट्रेकिया आ रही है, ठीक है, ये आ रही है, अब ये फेफड़ों में दाखिल होती है तो एक इधर चली जाती है, एक इधर, 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है, 2 शाखों में। इन दोनों शाखों को हम ब्रोनकाई बोलते हैं, ठीक है ना। अगर एक होगी, अगर इसको अलहदा बोलना है, इसको अलहदा बोलना है, तो फिर हमें इसको ब्रोंकस बोलना है, यानी कि वाहद को हमने क्या बोलना है, ब्रोंकस बोलना है, दोनों को ब्रोनकाई। तो ये फेफड़ों के अंदर यहाँ पे मौजूद होती हैं। उसके बाद बच्चे उसने पूछा है एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई आपको पता है कि ये कहाँ होते हैं कि जब ब्रोनक्यूल खत्म होती हैं तो उसका इख्तिताम एक छोटी नाली में होता है, और ये नाली थैलियों के गुच्छे में खुलती है। थैलियों को हम एल्वियोलाइस कहते हैं, और यहाँ पे गैसों का तबादला होता है। तो ये क्या है, उसका मकाम है और उसका फंक्शन है, ठीक है। तो एल्वियोलाइस के गिर्द ब्लड कैपिलरीज होती हैं, तो जब एल्वियोलाई में हवा पहुंचती है तो ऑक्सीजन खून में शामिल होती है। ये वही सवाल है जो आपने कर लिया है पहले, और कार्बन डाइऑक्साइड हवा में आ जाती है। उसके बाद बेटा फेफड़ों के कैंसर की मुमकिन वजूहात, तंबाकूनोशी के फेफड़ों के कैंसर के अलावा दिगर नुकसानदा असरात लिखें, ठीक है। तो ये देखें, अच्छा फेफड़ों कैंसर, ये देखें, ये है फेफड़ों का कैंसर, ठीक है। ये फेफड़ों के कैंसर की जो हैं उसकी वजूहात हैं, ठीक है। और जो स्मोकिंग के हैं वो बुरे असरात उसने पूछे हैं कि उसके अलावा क्या हैं, ठीक है। तो उसके अलावा आपको पता है कि स्मोकिंग के जो मजीद असरात हैं वो कैंसर के अलावा ये हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके अलावा ये ऊपर भी लिखे हुए हैं ये वाले भी, ठीक है। तो ये तो आपको कोई ना कोई खास चीज़ ही पूछी जाएगी, ये तो नहीं पूछा जाएगा लॉन्ग में, लॉन्ग तो आना नहीं है इसमें से, ठीक है। तो बाकी ये मजीद बुरे असरात यहाँ पे आप लिखे हुए हैं। अगर कोई पूछेगा कि कैंसर के अलावा लिखें तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, खून की नालियां भी कमज़ोर होती हैं, दांत भी खराब होते हैं, बदबू भी आती है मुंह से, ठीक है ना। दांत गिरने का अमल 2 से 3 गुना बढ़ जाता है उन लोगों की निस्बत जो सिगरेट नहीं पीते। ट्यूबरक्लोसिस टीबी का खतरा बढ़ जाता है 2 से 4 गुना, नमूनिया का खतरा बढ़ जाता है 2 से 4 गुना। तो ये स्मोकिंग के बुरे असरात हैं। किसके अलावा बच्चे, ये उसके अलावा फेफड़ों के कैंसर के अलावा ये दिगर नुकसान आते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिए। तो फेफड़ों के कैंसर की मुमकिन वजूहात, तो ये आपको यहाँ पे जो है फेफड़ों के कैंसर की मुमकिन वजूहात, ये वजूहात, ठीक है। तो ये वजूहात हैं, कार्सिनोजेंस हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन है, वायरल इन्फेक्शन है, पैसिव स्मोकिंग है। बड़ी डिटेल से ये सारी चीज़ें बच्चे पढ़ी हुई हैं कि दूसरे की सिगरेट का धुआं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने अच्छे तरीके से करनी है। उसके बाद बच्चे थोड़े से हैं ये डिस्क्रिप्टिव टाइप इंकशाफी सवालात हैं, ठीक है। इसमें से शॉर्ट बन सकता है, अगर डायाफ्राम ठीक तरह से काम करना छोड़ दे तो सांस लेने के अमल को क्या हो सकता है। तो देखें बच्चे, ये सांस लेने में मदद करता है। जब हम सांस अंदर लेकर जाते हैं तो ये सुकड़ता है, सांस बाहर निकालते हैं तो ये फैलता है, ठीक है। इसका मतलब सारा काम ये करवा रहा है। तो इसके नतीजे में क्या हो सकता है, सांस लेने में हमें दुश्वारी हो सकती है, आप ये लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है, तो सांस अंदर ऑक्सीजन लेकर जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है हमारे जिस्म में, ठीक है। तो उसके अलावा हमें रेस्पिरेटरी थकन हो सकती है, ठीक है।
और हमारी जो है नींद भी मुतासर हो सकती है। सारे काम इसी के जरिए हैं, ठीक है। और धुएं के जरात का फेफड़ों के अंदर जमा हो जाना क्यों खतरनाक है? देखिए बच्चे, ये धुएं के जरात जो हैं ये जमा होते हैं तो वहां पे ये सरफेस एरिया है उसको कम कर देते हैं। फेफड़ों के गैसों के तबादले के लिए एल्वियोलाई का सरफेस एरिया उसको कम कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो सतही रकबा है वो एल्वियोलाई का ज्यादा होता है तो वो गैसों के तबादले में मदद करता है, ठीक है ना। ये वाला मैंने आगे पढ़ाया आपको। तो जब ये वहां पे पार्टिकल जमा होंगे तो ये सरफेस एरिया को कम कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए जो नहीं होता। तो ट्रेकिया में सी शक्ल के कार्टिलेज क्यों होते हैं जबकि ब्रोंक्यूल्स में ये नहीं होते? तो बेटे इसका जवाब आपने यही लिखना है। उसने यही पूछा ना कि ट्रेकिया में सी शक्ल का कार्टिलेज होता है जो ब्रोंक्यूल्स में क्यों नहीं होता। तो ट्रेकिया है, ये पाइप अकेला आ रहा होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखेंगे अगर, तो ये देखें ये अकेला आ रहा है, इसको कोई ना सपोर्ट नहीं है। तो इसने जो सी शक्ल के कार्टिलेज हैं ये इसको आपको पता है कि कोलैप्स होने से, सिकुड़ने से बचाते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये ब्रोंक्यूल्स हैं, ठीक है, आगे तकसीम हो जाती हैं तो ये तो आपको पता है कि ये फेफड़ों के जो टिश्यूज हैं उसके अंदर धंसी हुई हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनको किसी इस तरह की खास सपोर्ट की, कार्टिलेज तरह की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इनको इस तरह की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद है बेटा ये दमा के दौरों के दौरान मरीज को सांस अंदर लेने की निस्बत सांस बाहर निकालने में ज्यादा मुश्किल क्यों होती है? ऐसा क्यों होता है? यानी कि उसने कहा है कि जो दमा के मरीज हैं वो सांस अंदर तो ठीक ले जाते हैं लेकिन जो सांस बाहर निकालते हैं तो उन्हें मुश्किल क्यों होती है, ये बात उसने पूछी है। तो बच्चे आपने दमा का टॉपिक जो है वो पढ़ा हुआ है। आपको पता है कि दमा के मरीजों में होता क्या है कि एक तरह की सोजस है, इन्फ्लेमेशन है, तो जिसमें दीवारें सूज जाती हैं, ठीक है। तो दीवारें सूज जाती हैं तो नालियों में सिकड़ाव आ जाता है। तो इस सिकड़ाव की वजह से जो है वो बाहर सांस नहीं निकाला जाता। तो इसके इलाज के लिए उनको खोलने के लिए नालियों को ब्रोंकियोडाइलेटर यानी कि ब्रोंकोडाइलेटर देते हैं, यानी कि ब्रोंक्यूल्स को खोलने के लिए। ब्रोंको मतलब ब्रोंक्यूल्स और डायलेटर मतलब खोलना, इनको कुशादा करना, ठीक है। तो इस तरह की अद्वियात भी उनको इसलिए दी जाती हैं ताकि उनको सांस है वो अच्छे तरीके से आए। उसने ये बात की है कि सांस बाहर निकालने में तकलीफ होती है, अंदर ले जाने में इतनी तकलीफ नहीं होती। तो ये जो इनहेलेशन है बच्चे ये एक पैसिव फिनोमेना है, लेकिन ये जो एक्सहेलेशन है जब सांस बाहर निकालते हैं तो ये फेफड़ों की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। तो जाहिर बात है जो दमा का मरीज है उसके फेफड़ों की कैपेसिटी मुतासर होती है और फेफड़े उस तरह से वर्क नहीं कर पाते, ठीक है। तो उसके लिए उसके जो फेफड़े हैं वो एफिशिएंट नहीं रहते ज्यादा, तो इसलिए उसको थोड़ा बहुत इसमें मसला हो सकता है। जब इसको ये हर वक्त नहीं होता दमा के मरीजों को, कभी कभार जब ये कभी ये दौरे पड़ते हैं, उसने बात भी यहाँ की है कि जब दौरे पड़ते हैं उसको, ठीक है, कभी सांस की तंगी आ गई उनको तो तब ये ज्यादा मुश्किल उनके लिए होती है। तो ये था बच्चे हमारा चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज। बाकी हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह जो चैप्टर नंबर 3 है इंसान का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वो स्टार्ट करेंगे। बच्चे अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं किया तो बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।